सो हेलो माय डियर कॉम्यान्स, कैसे हो यार। उम्मीद है होंगे सब झकास। तो इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। तो निक्को भैया आए हो जनाब, क्या खास लाए हो? तो देखिए, मैं आपके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लाया हूं, यानी कि 10th के बाद अगर आपने सोचा है कि आपको कॉमर्स की जर्नी में आगे बढ़ना है, कॉमर्स की दुनिया में एक बहुत ही अच्छा मुकाम तक पहुंचना है, तो उसकी शुरुआत कब होगी? जब छोटा बच्चा होता है तो ए फॉर एप्पल से होता है। जब वो कॉमर्स की दुनिया में आता है तो उसके लिए ए फॉर अकाउंट्स होते हैं। यानी बेसिक पॉइंट ये है कि आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए जिस पर कि भैया पूरी अकाउंटिंग खड़ी है। तो आज का लेक्चर उसी पर है। तो अगर आप क्लास 11th में कॉमर्स लेने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां से आपको ये समझ में आएगा कि कॉमर्स की दुनिया में जो डिक्शनरी होती है वो कैसी होती है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, और बेसिक वर्ड्स हैं जो बेसिक काम में आते हैं, जो हमेशा काम में आएंगे, उनके ऊपर डिस्कशन है। वरना तो दुनिया में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि धीरे धीरे आप एक एक करके जब क्लास देखोगे तो जानोगे। आज की जो क्लास है हमारी वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। तो भैया ये क्या होते हैं, तो चलो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं वो टर्म्स के नाम, ताकि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम चीजें जानने वाले हैं वो जानेंगे कैपिटल के बारे में, फिर जानेंगे भैया ड्राइंग्स। अभी आपके मन में आएगा भैया ये टर्म क्या होते हैं, जरा वो तो बता दो। तो मैं एक बार लिख लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए हम क्या क्या जानने वाले हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। फिर आती है बारी भैया लायबिलिटीज के ऊपर। ठीक है, लायबिलिटीज में बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, यानी कि इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होते हैं, दोनों ही डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखिएगा बेसिक है, ये एकदम कॉन्सेप्चुअल नहीं कि एक एक लाइन आपको पढ़ाया जाएगा, बस समझाने का तरीका है कि आप समझ जाओ। मोटा मोटी जब आपसे कोई पूछे तो कम से कम ये चीजें आप बता पाओ। ठीक है, तो ये भैया है। इसके बाद इसमें आ जाता है अपने पास एसेट्स। ठीक है जी, एसेट्स में भी दो बातें आती हैं। फिर आता है एक्सपेंस, फिर आता है रेवेन्यू। ठीक है जी, तो इन चीजों के ऊपर अपन काम करने वाले हैं, यानी इन चीजों के ऊपर आज अपन जानेंगे और मोटा मोटी जानेंगे, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन टाइप में नहीं, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अब इन्हीं के अंदर हमारे पास इन्हीं के अंदर चार नाम आते हैं जिस पर पूरी अकाउंटेंसी वर्क करती है। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पहला, तो एक्सपेंडिचर लिख देता हूं मैं। एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपेंडिचर जो है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है जी, ये जो एक्सपेंडिचर है ये दो प्रकार का होगा, एक होगा कैपिटल और एक होगा रेवेन्यू। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पर हम डिस्कशन करेंगे आज। डन है जनाब। देन उसके बाद भैया रेवेन्यू। रेवेन्यू में सॉरी, ये तो यही हो गया। फिर आता है अपने पास रिसिप्ट। तो रिसिप्ट कौन कौन सी है भैया, तो इसके अंदर भी आपके पास दो चीजें हैं। एक है आपके पास कैपिटल रिसिप्ट और एक है आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो वैसे तो अकाउंट्स में टोटल 5 हेड्स होते हैं, है ना। 5 हेड्स माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हेड है अपने पास कैपिटल, दूसरा हेड है लायबिलिटी, तीसरा हेड है एसेट, चौथा हेड है एक्सपेंस, पांचवा हेड है रेवेन्यू। ठीक है, इन्हीं को जब मैं डिवाइड कर देता हूं तो ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल एक साथ आ जाते हैं, तो ये एक जोड़े में है। और फिर एसेट्स और एक्सपेंस एक जोड़े में है। ठीक है जी, एसेट्स और एक्सपेंस एक जोड़े में है। ओके जी, तो ये दोनों अलग अलग, तो ऐसे करके 5 चीजें बनती है। ठीक है जी, तो एल फॉर लायबिलिटीज, आर फॉर रेवेन्यू, सी फॉर कैपिटल। ठीक है भैया जी, और इन सब को अगर 4 भागों में बांटा जाए तो ये एक भाग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के अंदर कैपिटल और रेवेन्यू 1 और 2, ऐसे ही रिसिप्ट्स के अंदर कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, और ये 4 इन्हीं में से कोई ना कोई है। तो अब अपन जानने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सरकार। चलिए जनाब, तो स्टार्ट करते हैं। और भी कुछ छोटे मोटे टर्म्स होंगे, उनको भी जानेंगे। मैंने मेजर हेड्स आपको बता दिए हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो भैया देखो, ये हमारे मान लीजिए क्या नाम दे दूं यार, मोटूलाल जी दे दूं, मोटूलाल जी है। ठीक है, ये हमारे मोटूलाल जी हैं। ओके जी, ये कौन है, मोटूलाल जी। अब मोटूलाल जी बिजनेस करना चाहते हैं, तो भैया बिजनेस करेंगे तो ये इनका घर है, प्यारा सा होम स्वीट होम। टीडिंग 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 टीडिंग, यहां से ऐसे जाएंगे, ये यहाँ पे खिड़कियां हैं दोनों साइड पर, तो ये क्या है, होम स्वीट होम। ठीक है, यहां पर इनकी श्रीमती जी हैं, टिंग 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 टिंग। ठीक है, तो ये हो गया होम स्वीट होम, या नीचे लिख दूं,
नीचे लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो ये क्या हो गया इनका, होम स्वीट होम। अब जाहिर सी बात है भैया, होम स्वीट होम है, अब इसको चलाना भी तो पड़ेगा, है ना। इनके 2-4 चुन्नू मुन्नू भी है, 4 तो ज्यादा हो जाएंगे तो 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो इनके चुन्नू मुन्नू भी है। अब क्या होगा भैया, तो मोटू लाल जी ने सोचा कि यार घर तो चलाना है ना भाई, है ना, घर तो चलाना है, तो क्या करें। तो इन्होंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, हम बिजनेस करते हैं। तो इन्होंने एक बिजनेस करने का सोचा। ठीक है जी, अब ये जो बिजनेस करेंगे, ये दरवाजे नहीं है, ठीक है जी, यहां पे ये बिजनेस की कुछ कुछ इमारतें हैं। ठीक है जी, यहां पे मैं एक ऐसे चिमनी सी बना देता हूं, चिमनी में ऐसे से कुछ 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 हो रहा है। ठीक है जी, तो भैया ये बिजनेस करना चाहते हैं। अब मुझे आप खुद से आंसर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने 1-2 भी वीडियो मेरी देखी होगी, कि सारी चीजों से आप रूबरू हैं, बस आपको ये नहीं पता कि कॉमर्स की दुनिया में इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं। बस यही बात है, उसी पे डिस्कशन है और सब आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। ओके, अब मान लीजिए अगर इनको बिजनेस शुरू करना है, तो क्या ख्याली पुलाव की तरह सोचें और किस्मत कहेगी ओके लो ये बिजनेस तुम्हारा हुआ, ऐसा तो नहीं होता। इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जेब में से या घर में से कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ेगा और बिजनेस में लगाना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो जब कोई मोटू लाल जी अगर किसी बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, तो मोटू लाल जी कौन हुए, तो मोटू लाल जी हुए हमारे ओनर। मोटू लाल जी क्या हुए, हमारे ओनर। ये कौन है भैया, ओनर। अब अगर अमाउंट इन्वेस्टेड या कुछ भी प्रकार का गुड्स और भी चीजें हैं, एक एक करके जानेंगे, अभी नॉर्मली समझ लीजिए अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, ये क्या है, इनका बिजनेस है। ठीक है जी, तो इसी को बोलते हैं कैपिटल। लीजिए भैया जी, पहला टर्म क्लियर है क्या, पहला टर्म क्लियर है क्या, कैपिटल। क्या होता है भैया कैपिटल, कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। जरूरी नहीं कि पैसा ही, है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। अभी मैं सिर्फ आपको मोटा मोटी समझा रहा हूं, डीपली तो अपन क्लास में करते ही हैं, यहां पर आपको बस ये याद रखना है। तो व्हाट इज कैपिटल, तो जब मोटू लाल जी अपने घर से कुछ पैसे बिजनेस में लगाएं तो उसे कैपिटल कहा जाए, दैट्स इट, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इन द बिजनेस। अब आप बताओ, आपने अगर आप में से किसी ने भी बिजनेस देखा होगा, सोचा होगा, तो समझा तो होगा ही ना कि यार पैसे घर से लाने पड़ेंगे, सोचा होगा ना। बस इतनी सी कहानी है इसमें। ठीक है भैया, ये कहानी तो थोड़ी सी समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो भैया इसने अमाउंट बिजनेस में कर दिया, ठीक है, ओके, लेट सपोज इनका जो बिजनेस है, लेट सपोज एग्जांपल के लिए कहता हूं एसी का बिजनेस है, ठीक है, एसी बनाते हैं ये लोग। ओके, अब एसी बना रहे हैं और घर में श्रीमती जी, चुन्नू मुन्नू जी बिना एसी के रहे, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो भैया इन्होंने सोचा कि यार हम खुद एसी बनाते हैं तो दूसरी कंपनी के क्यों खरीदें। यहीं से भैया एसी को लेकर जाते हैं और घर में यहां पर लगा देते हैं, समझ रहे हो, घर में यहां पर लगा देते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये तो इनका बिजनेस का काम था, पर ये कौन सा काम है भाई, ये तो पर्सनल काम है ना। होम स्वीट होम तो इनका निजी काम है, ये तो इनको अपने पर्सनल पैसे से करना चाहिए था, ये बिजनेस से क्यों कर रहे हैं। अब आप कहोगे भैया बिजनेस भी तो इन्हीं का है, हाँ जी इन्हीं का है, लेकिन अकाउंट्स में बिजनेस और पर्सनल, आपने सुना होगा ना कि भैया कभी भी अपने निजी रिश्ते और अपने प्रोफेशनल रिश्ते को अलग अलग रखना चाहिए। तो बस यही कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में काम करता है। तो अगर कोई बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल काम के लिए ले जाए या बिजनेस से कोई चीज अपने पर्सनल काम के लिए ले जाए तो उसे क्या कहा जाए, तो यहीं पर हमारा नया टर्म आएगा, सेकंड टर्म ड्राइंग्स। सेकंड टर्म क्या है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या हुआ भैया, बता दीजिए भैया, ड्राइंग्स क्या हुआ, अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर। अमाउंट, हालांकि अभी हम सीखेंगे इसमें गुड्स भी होता है, फिर क्या होता है ज्यादा टर्म ले लो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी बेसिकली इतना समझ लीजिए, अमाउंट विड्रॉन, विड्रॉन यानी निकालना, ठीक है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर, बाय ओनर, फॉर, सिर्फ ओनर के द्वारा नहीं, क्योंकि भाई हो सकता है ओनर ने पैसा निकाला लेकिन किसी और काम में लगाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या वो भी ड्राइंग्स होगी, नहीं, बाय ओनर
फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज यानी अपने निजी काम के लिए, यानी अपने निजी काम के लिए अगर ओनर बिजनेस से पैसा निकाले तो उसे ड्राइंग्स कहें। अच्छा भैया, अगर मान लीजिए मोटू लाल जी के पर्स से अगर निकाल लिए जाए तो उसकी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि वो पर्स उनका अपना है और ये लोग अपने खर्चे कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस में कहीं बैंक अकाउंट रखा है और वहां से पैसे निकाले या वहां से कुछ निकाला तो फिर वो ड्राइंग्स हो जाएंगी। डन है? ओके जी, ठीक है भैया जी, ये भी समझ गए। अब बारी आती है तीसरा पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है? अच्छा एक बात बताइए, क्या सब लोग जन्म से बहुत अमीर होते हैं क्या? क्या सबके पास जन्म से पैसा इतना सारा होता है क्या? अच्छा, कुछ लोगों की अलग बात है, क्योंकि अब तो बहुत सारे रईस हो गए, तो उनके अगर देखा जाए तो उनके बच्चे तो जन्म से ही पैसे वाले हो जाते हैं, वो बात सही है। लेकिन 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 हर कोई अपना पैसा नहीं लगाता। तो भैया पैसा कहां से आता है? अगर कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता, मतलब सारा पैसा बिजनेस के अंदर हर कोई, कई लोग ऐसे होंगे पर बहुत गिने चुने होते हैं जो सारा पैसा अपने बिजनेस से ही लगाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सारे पैसे अपने बिजनेस से नहीं लगाते। अब मोटूलाल जी भी अपने बिजनेस को बड़ा तो करना चाहते हैं, इनके सपने तो बड़े हैं, है ना, मगर इनके पास पैसे उतने नहीं है। तो ये क्या करें? छोड़ दें क्या सपने को? सपने को छोड़ना नहीं है। उस सपने को पूरा करने के लिए क्या तरीके हैं, क्या रास्ते हैं, उन्हें पता करना चाहिए। तो मोटूलाल जी ने अपना शातिर दिमाग लगाया इंटेलो कॉमियंस की तरह और पता करने की कोशिश की कि भैया कहां से मुझे पैसे मिल सकते हैं। तो उनकी नजर पड़ी एक बैंक पर। ठीक है जी, ये मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ घर ही बनाया है, तो ये थोड़ा ऐसे ही लगता है कि जैसे ये घर है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डिजाइनदार बना देता हूं। ठीक है, समझ लो ये बैंक है। सॉरी फॉर द ड्राइंग्स, समझ लीजिए ये बैंक है। ठीक है, अब मोटूलाल जी गए इनके पास, टिडिंग 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 टिडिंग, और इनसे पैसे ले लिए। ठीक है, इनसे कैश ले लिया। ओके, ले लिया और इस कैश को फिर बिजनेस में लगा दिया। इस कैश को क्या कर दिया? बिजनेस में लगा दिया। मोटूलाल जी आए, बैंक से पैसा लिया और बिजनेस में लगा दिया। आ रही बात समझ में? बिजनेस में लगा दिया। तो इसको क्या कहा जाए? अब आप खुद से सोचो, आप किसी के पास जाते हो, पैसे लेते हो और अपना काम कर लेते हो, क्या वो आदमी आपसे पैसे मांगेगा कि भाई वापस तो कर दे मेरे पैसे, है ना? पता चला डंडा लेके आपके घर के बाहर खड़ा है, हाँ भाई पैसे कब लौटाएगा, है ना? तो बस यही पॉइंट यहां पर भी है। तो भैया जब आप किसी से उधार लेते हो, ये क्या हुआ? उधार ही तो हुआ। ठीक है, और नॉर्मली अगर 1 साल से ज्यादा के लिए लेते हो, ये उधार जो है ये कितने साल के लिए है? मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ये जो उधार है ये मोर देन 1 ईयर के लिए है। ओके जी, मोर देन 1 ईयर के लिए, समझ रहे हो आप? ठीक है जी, तो भैया इसको क्या कहा जाए? तो इसी को कहा जाता है लोन। और ये लोन जो है यानी उधार जो है, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेता हूं मैं, उधार जो है, उधार को ही बोला जाता है लायबिलिटी। क्या बोला जाता है? लायबिलिटीज। अब इस लायबिलिटीज में 2 प्रकार की लायबिलिटी होती है। एक होती है नॉन करेंट। अब नॉन करेंट का मतलब क्या है? जो तुरंत नहीं है। नॉन करेंट मतलब वो नहीं जो झटका नहीं देती। करंट कई लोग पढ़ा होगा ना आपने 10th में, करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो नहीं, नॉन करंट मतलब जो तुरंत नहीं होने वाली। और एक होती है करंट। तो लायबिलिटीज कितनी प्रकार की हो गई? नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो भैया नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है जब कोई मोर देन 1 ईयर वाला हो। तो उधार कौन सा? मोर देन 1 ईयर। अगर भैया मैंने उधार मोर देन 1 ईयर के लिए लिया तो उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे और मोटा मोटी वो लायबिलिटी है। ठीक है, तो भैया लायबिलिटी क्या होती है? जब भी आप किसी भी रूप में उधार लेंगे तो उसको लायबिलिटी कहेंगे। अब उधार कितने समय के लिए ले रहे हैं? 1 साल से ज्यादा के लिए तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी, और अगर 1 साल या उससे कम के लिए इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और लेस देन 1 ईयर। अगर भैया मैं इक्वल टू या लेस देन 1 ईयर के लिए ले रहा हूं तो उसको करंट लायबिलिटी कहेंगे। भैया ये कौन सी होती है? तो अब देखिए मोटूलाल जी बिजनेस कर रहे हैं, सब सही है, ओके, सब ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ,
क्या मोटूलाल जी छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए भी बैंक के पास जाएंगे? नहीं ना। होता है ना कभी कभी कि भैया कोई और शॉपकीपर होगा, अदर शॉपकीपर, अदर शॉप अदर शॉप कीपर होंगे, इनसे भी तो उधार ले सकते हैं, इनसे भी तो उधार ले सकते हैं। तो मोटूलाल जी इनके पास भी गए उधार लेने, ठीक है, लेकिन ये उधार 1 साल से कम का था, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन 1 ईयर। इन्होंने कहा कि भाई आज मुझे उधार दे दे, मैं तेरे को 20 दिन के अंदर पैसे चुका दूंगा, ठीक है, लेकिन ये उधार लिया किसके लिए है? बिजनेस के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के उधार को हम क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी बोलेंगे, कि 1 साल के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगी। समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझ गए क्या? बस यही हमारे टर्म्स थे। तो अगर आप देखोगे तो भैया हमारे पास कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, लायबिलिटी हो गई। अब क्या बचा? एसेट, एक्सपेंस और रेवेन्यू। तो पहले एसेट्स की बात की जाए। अब ये बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस में एसी का तो हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम अपने बिजनेस में एसी नहीं लगाते होंगे हमारे इंप्लॉइज के बैठने के लिए? लगाते होंगे ना। टेबल चेयर लगाते होंगे ना। हमने अगर बिजनेस खड़ा किया है तो ये किसी चीज के ऊपर बनाया होगा ना, और वो चीज क्या होती है? लैंड। ये जो बिजनेस हम जिसे कह रहे हैं ये एक्चुअली में क्या है? बिल्डिंग है कि नहीं है? है ना? है ना? है ना? तो बस ये मेरी एसेट होती है। अगर ये मेरी बिल्डिंग है तो मैं बिल्डिंग को बेच सकता हूं, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैंने एसी लगाया तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरे इंप्लॉइज ठंडा ठंडा फील करें, गर्मी में पसीने से लटपटाते हुए काम खराब ना करें। यानी कहीं ना कहीं मेरे को कुछ बेनिफिट होगा। तो ऐसा कोई चीज जिससे आपको बेनिफिट होगी, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो एसेट कहलाता है, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा। फोर्थ, एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स कौन से होते हैं? एसेट्स में आप कहोगे जिनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, यानी कि फ्यूचर में जाके आपको बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसा ऊपर लिखा हुआ है। एक होता है नॉन करंट एसेट्स, एक क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स, और एक होता है भैया करंट एसेट्स। भैया एक बात बताओ, मेरा मेरा सिक्स्थ सेंस कुछ कह रहा है मुझसे। मैंने कहा क्या कह रहा है? मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है भैया कि ये जो मोर देन 1 ईयर और ये जो लिखा है वो यहां भी अप्लाई होगा। और मैं क्या कहूंगा? बिल्कुल सही, छठी इंद्री तो बड़ा काम करती है यार आप लोगों का, अगर आपने ऐसा सोचा है तो यानी कि भैया मोर देन 1 ईयर, इसको थोड़ा छोटू सा कर लेते हैं, और इक्वल टू और लेस देन 1 ईयर। तो ये क्या हो गया हमारे पास? नॉन करंट एसेट्स, टिडिंग 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 टिडिंग। तो भैया एसेट्स क्या हुए? एसेट्स का बेसिक मतलब होता है, एसेट का बेसिक मतलब होता है कि यानी कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, आपको कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे मशीनरी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कोई ना कोई मशीन लगाओगे, मशीन जल्दी जल्दी काम करती है ना। तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना, ये आपके एसेट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है जी। अब एसेट्स में भी 2 हिस्से हो गए, एक नॉन करंट एसेट्स और एक हो गए करंट एसेट्स। इसको बाइफरिकेट कैसे करेंगे? तो मोर देन 1 ईयर वाले नॉन करंट, लेस देन इक्वल टू और लेस देन 1 ईयर वाले करंट। वेरी सिंपल, खत्म। अब भैया 2 चीजें और रह गई। कौन सी 2 चीजें? एक्सपेंस और रेवेन्यू। ये क्या होता है? तो जाहिर सी बात है, जब आप बिजनेस करते हो, जब आप बिजनेस करते हो तो यहां पे कुछ इंप्लॉइज भी तो होंगे, यहां पे कुछ इंप्लॉइज भी तो होंगे, कुछ प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा तो होता होगा, कुछ कच्चा माल आप खरीद के उसको माल को बदलते भी तो हो। जैसे किसी ने गेहूं खरीदा, उसको आटे में बदला, उससे ब्रेड बनाई, किसी ने ब्रेड से सैंडविच बनाया। तो आप कुछ ना कुछ छोटे मोटे खर्चे तो करते होगे ना।
तो जो छुटमुट खर्चे होते हैं, छुटमुट तो नहीं बोलना चाहिए, जो एक्सपेंस है कि आपने खर्चा किया और अब आप उसको यूटिलाइज करोगे, है ना, तो टू रनिंग अ बिजनेस, रनिंग अ बिजनेस, ठीक है, रन करने के लिए, बिजनेस को रेगुलरली रन करने के लिए रिकरिंग नेचर के जो खर्चे होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, एक्सपेंस बोलते हो, ठीक है जी। तो भैया जी आ जाइए फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या हो गया, अमाउंट इनकर्ड टू रन डे टू डे एक्टिविटीज, टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। अब इसकी इंग्लिश आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बेसिक बात क्या हुई कि भैया वो खर्चे जो आप कर रहे हो किस लिए, ताकि आपका बिजनेस चलता रहे। अब मान लीजिए भैया आप इंप्लॉय को सैलरी नहीं दोगे तो इंप्लॉय तो स्ट्राइक कर देगा, दूसरी कंपनी में चला जाएगा, आपका बिजनेस ठप। तो ये जो रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं इसी को रिकरिंग नेचर भी कहते हैं। आपका रिकरिंग नेचर मतलब जो रेगुलरली होते हैं। जैसे आप मशीन खरीदोगे, एसी खरीदोगे, क्या हर साल एसी खरीदोगे? खुद से पूछो, आपके घर में फ्रिज होगा, आपके घर में एसी होगा, एसी नहीं होगा तो कूलर होगा, कूलर नहीं तो पंखा होगा, क्या आप हर साल उसको बदलते हो? अगर वो खराब ना हो जाए तो, वरना आप उसको नहीं बदलते। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो आपके लिए नॉन करंट एसेट्स में होती हैं। फिर कुछ छोटी-मोटी चीजें होती हैं, जैसे कि आपने किसी को उधार दिया, जरूरी नहीं ना कि आप उधार लो, ये उधार लेने वाली बात है ना, आप उधार दे भी तो सकते हो। तो उधार देने का मतलब क्या हुआ कि वो आपके लिए करंट एसेट्स है, समझ रहे हो? जो आपका कैश होता है बिजनेस के अंदर, जो रखा हुआ कैश होता है, ये हमेशा आपके काम आएगा, आज नहीं तो कल। तो ये हर समय बदलेगा। एक साल तक आप पूरा इसको छोड़ तो नहीं देते कि एक साल तक मेरे पास 10,000 रुपए, अब मैं इसको छूंगा ही नहीं, नहीं भाई, डे टू डे खर्चे करने पड़ते हैं। तो कैश भी आपका कहां आ जाता है भैया, कैश भी आपका नॉन करंट एसेट्स में आता है, ठीक है जी। तो इसी टाइप के छोटे छोटे टर्म्स है। तो कैपिटल क्या है, आर वी क्लियर? आई होप कि आप क्लियर होंगे कि भैया अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। ड्रॉइंग्स क्या है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। उधार यानी लाइबिलिटी, किसी भी प्रकार का उधार होगा, पैसों का, सामान का, किसी का भी उधार। लाइबिलिटी दो भागों में है, करंट, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट यानी एक साल से ज्यादा, करंट यानी इक्वल टू और लेस देन 1 ईयर। ऐसे ही एसेट्स जिसमें आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, जिसकी वैल्यू है, जिससे आपको, ये आपका इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, अर्निंग कैपेसिटी है। ये भी दो प्रकार की है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। मोर देन 1 ईयर नॉन करंट, लेस देन 1 ईयर और इक्वल टू 1 ईयर करंट एसेट्स। फिर आती है बारी एक्सपेंस की, अमाउंट इनकर्ड टू रन डे टू डे ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस, जो आप नॉर्मल इंग्लिश में लिखना चाहो। ऐसे ही आती है बारी छठा, रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या होता है भैया? अब आप बिजनेस कर रहे हो तो सामान बेचना चाहोगे ना, है ना, सामान बेचना चाहोगे, कहीं ना कहीं से पैसे कमाना चाहोगे। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रनिंग बिजनेस थ्रू सेल, और अदर डे टू डे एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या हुआ भैया? तो मैं बता देता हूं कि रेवेन्यू का मतलब है जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे मैं एसी का बिजनेस कर रहा हूं तो एसी बेचकर मुझे पैसा मिलता है, बस वही है, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रनिंग बिजनेस थ्रू सेल और अदर एक्टिविटीज। जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर कहीं पे एक प्लॉट खरीद लिया या एक रूम खरीद लिया है, उसको मैंने किराए पे चढ़ा दिया, तो वहां से रेंट रिसीव हो रहा है, रेवेन्यू है। या फिर मान लीजिए मैंने कहीं से डिस्काउंट रिसीव कर लिया, वो भी रेवेन्यू है। हालांकि बेसिकली रेवेन्यू में जो पार्ट आता है वो सेल का पार्ट आता है ना, ठीक है। ये अदर रेवेन्यू के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है। पर ये सारा टोटल एक तरीके से आपका पैसा है, ओके, ठीक है। तो रेवेन्यू और अदर इनकम बेसिकली थोड़ा अलग होता है, पर मैंने आपको, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में, तो मोटा मोटी के लिए मैंने आपको ऐसे रखा हुआ है। तो ये टोटल हमारे पास 6 ऐड होते हैं। और कमाल की बात,
इन्हीं 6 हेड्स के ऊपर आपके रूल्स भी हैं और इन्हीं 6 हेड्स के ऊपर ही सारी चीजें हैं। बाकी सारे टर्म्स कहीं ना कहीं इसी के अंदर आते हैं। इनफैक्ट ड्राइंग्स को भी अपन कैपिटल के अंदर ही रखते हैं, पर मैंने आपको अलग से बता दिया है, वरना कैपिटल से ड्राइंग माइनस होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ओनर बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, 20,000 रुपए निकाल लिया, तो अब उसकी कैपिटल कितनी हुई? 80,000। तो 1 लाख की कैपिटल, 20,000 का ड्राइंग, तो एक्चुअल कैपिटल कितनी हो गई? 80,000। पर मैंने फिर भी ड्राइंग्स आपको अलग से बताया है, बाकी सारे आपके पास मेजर हेड्स हैं। इन्हीं हेड्स पर सारी जद्दोजहद है, यही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। अब इसी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, डेटर है, क्रेडिटर है, ये सब है, तो आप धीरे धीरे करके सीखेंगे। आज यही था। अब इन्हीं को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सपेंडिचर। अब कमाल की बात देखिएगा, एक्सपेंडिचर में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा था। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये नॉन करंट एसेट है। ठीक है जी, मोटा मोटी की बात कर रहा हूं मैं भी, है ना, बिल्कुल एकदम अभी अंदर नहीं, वो तो जब आप कॉमर्स पढ़ना शुरू करोगे तो एक एक करके जानोगे। ये वीडियो सिर्फ आपको कॉमर्स से रूबरू कराने के लिए, ये फील कराने के लिए कि भैया इजी है, नया है मगर सिंपल है। ठीक है जी। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? तो ये जो अपन ने यहां पर ये एक्सपेंस देखे थे ना, ये सारे एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म्स है, पर वो आप धीरे धीरे सीखोगे, अभी सिर्फ मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं। ओके, नहीं तो हो सकता है आप अंदर पढ़ो फिर कहो भैया इसमें ये भी आता है, इसमें ये भी आता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नाउ फिर आती है बारी रिसिप्ट की। ठीक है, तो रिसिप्ट के अंदर क्या होता है भैया? पहले तो कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जाम्पल पूछूं तो बता दोगे आप? नॉन करंट एसेट्स में दिखाया था ना मैंने आपको, टेबल, फैन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, है ना, ये सारे इसी के एग्जाम्पल थे। ठीक है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सारे आप खर्चे देते हो ना, ये सारे खर्चे। और अगर अगर बिजनेस के अंदर टीवी लगी हुई है तो डीटीएच का खर्चा, ये सारे जो खर्चे सब आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे। अब कैपिटल रिसिप्ट में 2 बातें आ जाती हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो आपने नॉन करेंट लायबिलिटी पढ़ी थी, नॉन करेंट लायबिलिटी पढ़ी थी, वो भी हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आती है। यानी जो आपने लोन वोन लिया, लोन चाहे आप बैंक से लो, किसी इंस्टीट्यूशन से लो, पर लंबे समय वाला, है ना, तो नॉन करेंट लायबिलिटी। फिर एक और चीज आती है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, और वो होती है सेल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम। यानी कि भैया ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता, तो हमें थोड़ा सा बता देता हूं। सेल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि अपना मान लीजिए कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर से आप रूबरू होगे तो कंप्यूटर ही लिख देता हूं। यानी ये जितने भी हैं यहां पर, लैंड, बिल्डिंग, सारा, तो अगर इनमें से कोई भी चीज पे आप पैसा लगाते हो तो आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो, क्योंकि आप इसका बिजनेस में इस्तेमाल करोगे, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जब आप इस चीज को बेच दोगे तो क्योंकि ये कैपिटल नेचर का था, तो इसको बेचकर जो पैसा मिला, वो भी कैपिटल नेचर का होगा। तो बस रिसिप्ट में आप ध्यान रखना, नॉन करंट लायबिलिटी तो आएगी, साथ में सेल ऑफ करंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहीं पर ही आएगा। तो ये आइटम्स अगर आप बेचते हो तो कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि एक्सपेंडिचर कैपिटल का था, और भैया जी नॉन करंट तो है ही इसके अंदर। ओके जी, डन है। अब आ जाती है रिसिप्ट के अंदर एक और पॉइंट, और वो है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जो भी आपने सामान बेचा, किसी भी तरीके से जो भी पैसे आपने कमाए, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो जो भी पैसे आपने कमाए डे टू डे बिजनेस से, है ना, इसमें और भी चीजें आ जाती हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और ये सब भी, अभी मोटा मोटी आप इतना समझ लिए, तो इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ये लेस देन 1 ईयर वाला है, ये क्या है? लेस देन 1 ईयर, इक्वल टू और
लेस देन 1 ईयर। समझ रहे हो आप? ऐसे ही एक्सपेंस भी इक्वल टू और लेस देन 1 ईयर। यानी कि कोई ऐसा खर्चा आपने किया जिसका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर अंदर यूटिलाइज कर लोगे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जिसको 1 साल से ज्यादा के लिए, नॉन करंट एसेट मैंने इसलिए लिखा हुआ है, मोर देन 1 ईयर तक आप इस्तेमाल करोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही कैपिटल रिसिप्ट है, कोई ऐसे उधार जिनको आप 1 साल से ज्यादा तक के बाद चुकाओगे, या फिर कैपिटल नेचर के आइटम को आपने बेच के जो पैसा कमाया वो भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि ऐसी कोई इनकम आपको मिली और आपके जेब में घुस गई, यानी आपकी हो गई, ठीक है, विद इन 1 ईयर और लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर में, तो फिर भैया जी ये रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाएगी। तो ये 4 हेड्स हैं, इसी पर सारी चीजें। जब आप अंदर जाओगे तो एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पढ़ोगे, पर वो अंदर जाके जब आप कॉमर्स की दुनिया में और घुसोगे तब पढ़ेंगे। अभी बेसिक पॉइंट्स के ऊपर था। तो ये हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। अब कुछ अदर टर्म्स भी हैं, जैसे आपने सुना होगा, मैं फिर भी लिख देता हूं, डेटर, क्रेडिटर। तो डेटर कौन है? जिसको आपने उधार दिया। यानी कि अगर आप अपना सामान किसी को बेच रहे हो और उसने अभी पैसे नहीं दिए, बाद में देगा, तो उधार पे ले गया ना सामान, तो वो आपके लिए वो क्या हो गया? डेटर। ऐसे ही जिससे आपने उधार लिया, जिससे आपने उधार लिया, ये क्या हो गया भैया? क्रेडिटर। भाई मैंने जिसको सामान उधार में दिया, उसने पैसे नहीं दिए, तो वो डेटर। जिससे मैंने सामान उधार में लिया, अभी मैंने पैसे नहीं दिए, तो वो क्रेडिटर। मेरे लिए जिसको उधार दिया डेटर, जिससे लिया वो क्रेडिटर। ठीक है जी। ऐसे ही कुछ और भी टर्म्स आप बार बार सुनेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है भैया? तो अगर मान लीजिए मैंने कहीं पैसे लगाए, ठीक है, आई इन्वेस्टेड अमाउंट इन एफडीज, फिक्स डिपॉजिट। मैंने अपना एक एफडी बना दिया, फिक्स डिपॉजिट। या फिर मैंने किसी के इन अदर कंपनी, इन अदर बिजनेस लिख देता हूं, मैंने किसी बिजनेस में पैसे लगा दिए, ठीक है, तो मैं क्या हो गया? एक इन्वेस्टर हो गया, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये वर्ड्स भी आप कई बार सुनोगे। अच्छा, कई बार आप इनकम, प्रॉफिट सुनोगे, इसमें छोटा छोटा अंतर होता है। रेवेन्यू में अपने को जो भी पैसा मिला अपना हो गया। प्रॉफिट के अंदर क्या होता है कि भैया रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तब जाकर आता है, उसमें और भी अंदर की बातें हैं, तो वो सारी अपन अंदर जाकर देखेंगे। अभी आपको बस बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रूबरू करा रहे हैं। एक होता है गुड्स, आप इसको भी सुनोगे। अभी तक आपने गुड और बैड सुना होगा। ये गुड्स है, जो सामान आप बनाते हो, जो सामान आप बनाते हो बेचने के लिए वो भी गुड्स है। ठीक है। और जो सामान आप खरीदते हो सामान बनाने के लिए, जो सामान आप खरीदते हो, जो सामान आप खरीदते हो सामान बनाने के लिए, तो कहेंगे हैं कंफ्यूज हो गए। यानी कि मैं आपको फिर से समझाता हूं, के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मेरे को ये बॉटल बनानी है, तो मैंने इस बॉटल को बनाकर बेचा, तो ये बॉटल मेरे लिए क्या है? गुड्स। मान लीजिए मेरा बिजनेस है ये पैनल बनाना, तो ये पैनल मेरे लिए क्या हुआ? गुड्स। अब ये पैनल सीधा मैं सपने देख रहा था और पैनल मेरे बिजनेस में आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। मैंने प्लास्टिक खरीदी होगी, एलसीडी खरीदी होगी, कुछ वायर खरीदे होंगे, सब कुछ खरीदा होगा ना। जैसे इसको, इस बॉटल को बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक खरीदना पड़ा होगा, है ना, कुछ लेबर वेबर सब लगानी पड़ी होगी। तो ये जो प्लास्टिक है, ये जो सामान आप खरीदते हो सामान बनाने के लिए, तो ये प्लास्टिक खरीदा मैंने और फिर बॉटल बनाई, तो ये जो प्लास्टिक खरीदा मैंने ये भी मेरे लिए क्या है? गुड्स। इसको कहते हैं रॉ मटेरियल, कि प्लास्टिक का कच्चा माल मैंने खरीदा, फिर पका माल बनाया और बेचा, तो जो कच्चा माल खरीदा वो भी गुड्स। लेकिन खरीदते वक्त इसको क्या बोलते हैं? परचेज। क्या बोलते हैं?
परचेज ऑफ गुड्स। जब मैंने प्लास्टिक खरीदा होगा तो परचेज ऑफ गुड्स। जब मैंने उस सामान को बना के बेचा, जो सामान आप बनाते हो बेचने के लिए, तो सामान बनाते हो बेचने के लिए, बेचने यानी कि सेल, तो ये फिर ये सामान कौन सा है? सेल ऑफ गुड्स। तो बॉटल मेरे लिए क्या है? सेल ऑफ गुड्स। प्लास्टिक मेरे लिए क्या है? परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन दोनों ही हैं गुड्स, खरीदते वक्त परचेज, बेचते वक्त सेल। इतना तो इंग्लिश अपने को आती है बस। तो फिर यही कुछ छोटे मोटे टर्म्स होते हैं और टर्म्स बहुत सारे हैं। इस वीडियो का माध्यम यह था कि आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझ जाइए। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो भी चीज लड़ाई होती है, यानी थ्योरेटिकली जिस चीज पर फिलोसफर्स रिसर्चर्स लड़ते हैं कि ये चीज कहां होनी चाहिए, वो इसी पर लड़ते हैं कि कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है। अगर कोई खर्चे की बात हो रही है, अगर कोई इनकम रिसिप्ट की बात हो रही है, तो कैपिटल नेचर की है कि रेवेन्यू नेचर की है, इसी पर झगड़ा होता है। तो यही हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। और भी अगर आपको टर्म्स जानने हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पूरा देखने के बाद तो हम देखेंगे कि उसमें हम कैसे कैसे वीडियोस बना सकते हैं। पर्पस यही था कि अब आप 11वीं में आए हो तो कुछ नया सब्जेक्ट है, थोड़ी खुलबुली मुलबुली तो होती है, थोड़ा डर, थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ा हेजिटेशन होता है कि यार नए टर्म से क्या करें। तो बेसिक वे में समझाने की कोशिश की है, कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज नहीं की गई है, बस आपको एक मोटा मोटी समझाया कि भाई ये सब चीजें होती हैं। और ये सब आपने देखा होगा, अपने घर में पंखा देखा होगा, टीवी देखा होगा। ये अब क्या है? क्या है? पेरेंट्स से बोलेंगे मम्मी ये जो पंखा है, ये जो टीवी, आपको पता है ये क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसको बिजनेस की भाषा में एसेट्स बोलते हैं। कहां के भैया? एसेट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय के लिए यूज करोगी आप, समझ रहे हो आप। और मम्मी ने किसी को उधार दिया तो वो कौन हो गया हमारे लिए? डेटर हो गया। पर वो डेटर कहां आएगा भैया जी? करंट एसेट्स में, क्योंकि उधार 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं दिया, 20 दिन, 15, 30 दिन में आपको वापस आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर मम्मी ने किसी से उधार लिया छोटे समय के लिए तो भैया जी करंट लायबिलिटी। अगर 1 साल से ज्यादा के बाद चुकाना है, जैसे पापा लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। इस तरीके से आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो। पापा आपकी पढ़ाई में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सोचकर कि मेरा बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ बनेगा, है ना, तो दुनिया में नाम रोशन होगा, तो वो क्या है आपके लिए? इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? बस यही बात है। ठीक है जी, समझ गए? तो बस यही पॉइंट आपको समझाना था। आई होप कि आप क्लास 11th में आए हैं तो आपको मजा आएगा, है ना। और इस कॉमर्स की दुनिया में बहुत मजेदार चीजें हैं। अगर आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना सीख गए तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि हर किसी का लेवल अलग अलग होता है। बस मेरी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ऊपर जाने के लिए तैयार है, जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, जो मेहनत करने के लिए तैयार है, उसके लिए हम एक राह बना सके। तो इस वीडियो का यही उम्मीद था और आपके अंदर जो भी डर है, घबराहट है, आपको फील करा सके यू आर इन सेफ हैंड्स। ओके, और अगर आपको भी ऐसा लगा है तो आप कमेंट में तो बता ही दोगे। और लास्ट में थैंक यू टू ऑल यार, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, फॉर लविंग अस, फॉर सपोर्टिंग अस, फॉर बीइंग अवर स्टार्स, फॉर बीइंग अवर चैंप्स, फॉर बीइंग अवर जेम्स। एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट ही उसका सब कुछ होते हैं, वरना बिना विद्यार्थी के टीचर कहां है ना। और एक प्यारा सा मोटो है बाय निक्कू भैया, यानी मेरे द्वारा, कि हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स। क्योंकि यार जब आप मुस्कुराओगे ना, तभी तो दूसरे को मुस्कुराने का मौका दोगे। जब आप खुश रहते हो तब आप दूसरों के साथ खुशी बिहेव करते हो, है ना, हैप्पीली बिहेव करते हो। तो इसीलिए आप भी मुस्कुराइए और साथ में दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दे। कंजूसी मत करना कि खुद तो मुस्कुरा रहे हैं और दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं। नहीं, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यार व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। और जब भी आप मुस्कुराएंगे, यकीन मानिए इस दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाएंगे। और यही हमारा लक्ष्य है। कॉमर्स लेने का लक्ष्य भी यही है कि हम दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला सकें। इसीलिए मैं आप सबको कॉमियंस बोलता हूं। कॉमर्स के वो ह्यूमंस जो दुनिया में बदलाव लाएंगे पॉजिटिवली, कई लोगों को रोजगार देंगे, कई लोगों को लीड करेंगे, कई लोगों को शिक्षा देंगे। तो आप सब एक सच्चे कॉमियंस हैं, हैशटैग कॉमियंस। और इसके साथ चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा टाटा, बाय 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 बाय।